तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं तीसरा पार्ट, जो वर्णमाला का हमने शुरू किया था, जिसमें स्वर हम देख चुके हैं पहला, दूसरा व्यंजन जो कल के वीडियो में डिस्कस किया था, और आज का वीडियो आपका अयोग वाहक के ऊपर, यानी कि ये वर्णमाला का तीसरा भाग जो हम देखते हैं। ठीक, ये तीन भाग होते हैं जिनमें वर्णमाला को हम बेसिक उसमें इसका जो वर्गीकरण करते हैं वो ये तीन भागों के आधार पर करते हैं, और ये दो हम देख चुके हैं। तो अब है आपका अयोग वाहक। चलिए शुरू करते हैं। अब अयोग वाहक कहते किसे हैं? तो अयोग वाहक वे वर्ण जो ना स्वर होते हैं, यानी कि इनको स्वर में भी काउंट नहीं करते और ना ही व्यंजन में, लेकिन ये स्वर और दोनों व्यंजन दोनों ही होते हैं, यानी कि इनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि ये स्वर और व्यंजन दोनों के उसमें इनको प्रयोग किया जाता है। लेकिन कैटेगरी वाइज अगर हम इसको देखें तो या हम ये नहीं कह सकते कि ये स्वर होते हैं या ये व्यंजन होते हैं, ये बल्कि स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में इनको प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम ये कह सकते हैं, तो ये स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं और इनको क्या कहा जाता है? अयोग वाहक कहलाते हैं। और वर्णमाला में इनकी संख्या दो होती है, एक तो होता है अंग ये, और दूसरा आहा इसको कहते हैं। ठीक, तो ये दो होते हैं जिनको कहते हैं आपका अयोग वाहक। अब देखते हैं अंग, ये अंग है, इसको अंग कहते हैं हम। अब इसका जो डेफिनेशन वो इस प्रकार है कि आ स्वर, आ तो स्वर होता है, आ स्वर है वह शिरोरेखा के ऊपर लगे चिन्ह को अनुस्वार कहती है, यानी कि ये जो बिंदिया डॉट जो होता है आपका, ये शिरोरेखा यानी कि ये जो लाइन होती है किसी, इसके ऊपर ये जो चिन्ह होता है इसको कहते हैं आपका अनुस्वार। और जब ये आ स्वर के साथ मिलता है तो ये कौन क्या बनता है? आपका अयोग वाहक बनता है, अंग जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब अनुस्वार होती है, यानी कि ये जो आपकी ये ऊपर चिन्ह होता है शिरोरेखा के ऊपर, ये अनुस्वार होता है, ये अनुनासिक के बदले आते हैं और अनुनासिक व्यंजन होती है। यानी कि जब हम किसी शब्द में ये बीच में जब आधा शब्द लगाते हैं तो वो एक तरीके से किसका रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं आपको? ये दिखाते हैं आपको अनुस्वार का। ठीक है, जैसे अंत यहाँ पे इस प्रकार लिखा है तो इसको हम, यानी कि ये अनुस्वार है आपका, और ये अनुनासिक के फॉर्म में भी इसको इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर, अब यहाँ पे ऊपर चिन्ह है और यहाँ पर इन्होंने आधा नास्त के रूप में इसको इस्तेमाल किया है। ठीक है, यानी कि अनुस्वार अनुनासिक के बदले आते हैं। अगली लाइन है अनुनासिक व्यंजन होती है, यानी कि अब ये जो आधा ना लगा है, अगर इसको हम देखें तो ये इस प्रकार होगा, यानी कि इसमें हलंत लगा होगा तो ये आधा होगा, और हलंत के साथ जब कोई वर्ण होता है तो वो क्या होता है? आपका व्यंजन कहलाता है। ये हमने कल देखी थी डेफिनेशन में। तो यहाँ पर ये लाइन से क्लियर हो जाती है कि अनुस्वार अनुनासिक के बदले आती है, यानी कि इस प्रकार से हम इनको चेंज कर सकते हैं। और ये जो अनुनासिक होती है ये व्यंजन होते हैं पूरी तरीके से। सेम एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पर दंत का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दंत इस प्रकार लिखा है और ये इसको इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं, ये वाला। तो यहाँ पे जो ऊपर अनुनासिक है, यानी जो बिंदी है शिरोरेखा के ऊपर, वो उसका जब हम इससे दूसरे तरीके से दंत लिखते हैं तो वो इसमें बदल जाता है आपका, किसमें? अनुनासिक में। और अनुनासिक क्या होते हैं? आपके व्यंजन कहलाते, जो हलंत के साथ इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये आपका अयोग वाहक एक हो गया, जिसमें अंग पहला होता है। दूसरा है आपका आह। ठीक, इसमें आ के पीछे विसर्ग लगा होता है, तो इसमें आ स्वर है, व आ के आगे लगे चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, यानी कि जब ये दो इस प्रकार से। चलिए अब देखते हैं अगला, दूसरा है आपका अयोग वाहक, ये है आहा। इसमें क्या डेफिनेशन क्या है? इसमें आ स्वर है, ठीक है, वह आ के आगे लगे चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, यानी कि ये दो जो बिंदियाँ होती है इस प्रकार से, इन दोनों को कहा जाता है विसर्ग। ठीक, विसर्ग। तो ये तो हो गया कि क्या इसकी डेफिनेशन है, आ के आगे लगे चिन्ह को विसर्ग कहते हैं, और विसर्ग का उच्चारण हा होता है। और विसर्ग को अगर हम हटा देते हैं, यानी कि इसके बदले में अगर कुछ दूसरा जो व्याकरण के हिसाब से लिखते हैं, वो सा कहलाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, इसको देखिए, प्रातः है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो प्रातः पढ़ते हैं, प्रातः। ठीक है, तो यानी कि इसका उच्चारण किस प्रकार हो रहा है? हा के रूप में हो रहा है, प्रातः पढ़ते हैं। और जब हम अगर चाहते हैं कि विसर्ग को हटा के हम इसका सही वो लिखें रूप, तो ये प्रातस लिखा जाता है। तो यानी कि जब हट के अगर इसकी जगह कोई व्यंजन वर्ण लिखा जाएगा तो वो किस में बदल जाता है? शा में। और अगर इसका उच्चारण जो होता है वो होता है हा के रूप में। ठीक है,
इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल आपके यहाँ पर, इसको पढ़ेंगे पुरा, और जब ये विसर्ग हटता है तो सा जुड़ जाता, तो ये क्या बन जाता, पुरस। ठीक, तो ये विसर्ग वाला ये दूसरा आपका अयोगवा होता है, ये उसकी बात हुई। अब देखते हैं अगला चैप्टर जो है इसमें। अब ये हमने 3 देख चुके हैं इसमें, वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और आपका तीसरा जो अभी अपन ने देखा कौन सा, अयोगवाह। अयोगवाह। अब इन तीनों के बाद वर्णमाला यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन वर्णमाला में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पूछी जाती है अक्सर, वो है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं। जो हम पढ़ते हैं यहाँ से लेके छोटा बड़ा से लेकर आपका पूरे शास्त्र ज्ञान तक जो होते हैं पूरे, वो वर्ण की हम बात करें तो वो कितने होते हैं टोटल, तो ये कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। हिंदी व्याकरण में 52 वर्णों को मानक माना जाता है। इसमें स्वरों की संख्या की बात करें तो 11 होते हैं। जो अपन ने स्वर वाला वीडियो देखा था उसमें उनको देखा था 1 बाय 1। स्वर 11 होते हैं आपके। व्यंजन 33 होते हैं, जो शुद्ध व्यंजन जिनको हम कहते हैं। ठीक है, शुद्ध व्यंजन जो होते हैं आपके वो कितने होते हैं, 33 यानी कि 33। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो ये आपके 4 होते हैं, जो अपन ने कल देखे थे। ठीक, संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं 4। द्विगुण व्यंजन ये भी 2 होते हैं, और अयोगवा जो अपन ने अभी देखे तो ये 2 होते हैं। 2 2 4 और 4 4 8, और यहाँ पर ये कितने हो गए आपके 44। तो 44 और 8 ये आपके टोटल हो जाते हैं 52 वर्ड हिंदी वर्णमाला में पाए जाते हैं। तो ये अपना आज की वीडियो के साथ में हिंदी वर्णमाला के 3 जो क्लासिफिकेशन है ये ख़त्म हो जाते हैं, और अगले वीडियो में अपन एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।